हेलो नमस्कार साथियों, फिर से हाजिर हूँ आपके साथ लेकर के हिस्ट्री की एनसीईआरटी। तो क्लास 12 की हिस्ट्री की एनसीईआरटी का पार्ट 2 हमारा बुक 2 जो है वो चल रही है। उसमें हमारा चैप्टर 5 है जो अल बिरूनी के बारे में हम पढ़ रहे थे। हम कल हिंदू शब्द के बारे में हमने देख लिया था, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है और क्या इसका अर्थ होता है। आज हम अल बिरूनी जी की पुस्तक है जो किताब उल हिंद, इसके बारे में हम कुछ पढ़ेंगे। तो किताब उल हिंद जो है अरबी में लिखी गई अल बिरूनी की कृति। किताब उल हिंद की भाषा सरल और स्पष्ट है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तोल, मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। अब इस पैराग्राफ में जो इम्पोर्टेंट लाइन है हमारे लिए, एक तो ये अरबी भाषा में लिखी गई अल बिरूनी की कृति, किताब उल हिंद इसका नाम है, और 80 अध्याय में ये लिखी गई है। और ये बहुत ही विस्तृत ग्रंथ है। इसके जो भी विषय है ये भी थोड़ा दिमाग में रखना पड़ेगा हमको। सामान्यतः, हालांकि हमेशा नहीं, अल बिरूनी ने प्रत्येक अध्याय में एक विशिष्ट शैली का प्रयोग किया है, जिसमें आरंभ में एक प्रश्न होता था, फिर संस्कृतवादी परंपराओं पर आधारित वर्णन और अंत में अन्य संस्कृतियों के साथ उसकी तुलना होती थी। यानी जो अपनी शैली है अल बिरूनी की, वो क्या होती थी कि आरंभ में वो एक प्रश्न करता था, फिर संस्कृतवादी जो परंपराएं हैं या फिर अन्य जो संस्कृतियां हैं उनके साथ उस प्रश्न के उत्तर की तुलना करके इस तरह से उसने जो है संस्कृतियों की तुलना पे ये ग्रंथ बनाया है। आज के कुछ विद्वानों का तर्क है कि इस लगभग ज्यामितीय संरचना जो अपनी स्पष्टता और पूर्वानुमेयता के लिए उल्लेखनीय है, उसका एक मुख्य कारण अल बिरूनी का गणित की ओर झुकाव था। यानी अल बिरूनी जो है गणित का भी विशेषज्ञ था, तो हो सकता है कि इसका कारण ये रहा हो कि उसने इस तरह से तर्क और तुलना की है। अल बिरूनी जिसमें लेखन में भी अरबी भाषा का प्रयोग किया, इसने संभवतः अपनी कृतियाँ उपमहाद्वीप के सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए ही लिखी। वह संस्कृत, पाली, प्राकृत ग्रंथों के अरबी भाषा में अनुवादों और रूपांतरणों से परिचित था। इनमें दंत कथाओं से लेकर खगोल विज्ञान और चिकित्सा संबंधी कृतियाँ सभी शामिल हैं। पर साथ ही इन ग्रंथों की लेखन सामग्री के शैली के विषय में उसका दृष्टिकोण थोड़ा आलोचनात्मक था और निश्चित रूप से वह उनमें सुधार भी करना चाहता था। यहाँ पे देखिए हमें एक चित्र दिया गया है। 13वीं शताब्दी की अरबी पांडुलिपि का ये एक चित्र है, जिसमें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व एथेंस के राजनेता एवं कवि सोलोन को विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए दिखाया गया है। सोलोन और विद्यार्थियों के कपड़े जो है, हमें उन्हें ध्यान से देखना है कि किस तरह के कपड़े देखिए उन्होंने वेशभूषा धारण की हुई है। ये 13वीं शताब्दी की एक अरबी पांडुलिपि है और ये जो चित्र है ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एथेंस के राजनेता का है। राजनेता में स्पीकर टाइप जो मोटिवेशन देता हो, जनता को उपदेश देता हो, उस तरह से ये कवि है और इसका नाम है सोलोन। ये जो दिख रहा है आपको ये सोलोन है और ये अपने विद्यार्थियों को संबोधित कर रहा है। इसको हमें ध्यान से देखने को बोला गया है, इस पर हमें कुछ शायद आगे पढ़ने को मिले। फिर देखिए इब्न बतूता का रेला। अब हमने इस चैप्टर में मेनली 3 यात्रियों के बारे में बात करनी है। जो पहला तो हो गया अल बिरूनी जो उज़्बेकिस्तान से आया था, और इब्न बतूता जो मोरक्को से आया था, और तीसरा है फ्रांसवा बर्नियर जिसके नाम में फ्रांसवा है तो वो फ्रांस से आया था। फर्स्ट के बारे में हमने थोड़ा बहुत कुछ जान लिया है, उसकी रचना के बारे में भी। अब सेकंड पे आते हैं हम। सेकंड जो हमारा यात्री इब्न बतूता और उसकी रचना है रिहला, और इसको कई बार हम रहला भी कह देते हैं। ठीक है, एक आरंभिक विश्व यात्री। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात, इब्न बतूता को विश्व यात्री कहते हैं। विश्व यात्री किसे कहा जाता है तो इब्न बतूता। बहुत ही इम्पोर्टेंट और फेवरेट क्वेश्चन है कॉम्पिटिशन्स का। इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया यात्रा वृत्तांत जिसे रिहला कहा जाता है, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा रोचक जानकारियाँ देता है। मोरक्को के इस यात्री का जन्म तंजीर से सबसे सम्मानित और शिक्षित परिवारों में से एक, जो इस्लामी कानून और शरिया पर अपनी विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध था, वहाँ पे हुआ था इसका जन्म। और अपने परिवार की परंपरा के अनुसार इब्न बतूता ने कम उम्र में ही साहित्यिक और शास्त्र रूढ़ शिक्षा हासिल कर ली थी, यानी बहुत ही विद्वान परिवार से था ये।
अपनी श्रेणी के अन्य सदस्यों के विपरीत इब्न बतूता पुस्तकों के स्थान पर यात्राओं से अर्जित अनुभव को ज्ञान का अधिक महत्वपूर्ण स्रोत मानता था। यानी अपनी जो पुस्तकें हैं उनके स्थान पर इब्न बतूता जो है यात्रियों के अर्जित अनुभव को, जो उनका रियल लाइफ नॉलेज है, कि पुस्तकों में हो सकता है कुछ बढ़ा चढ़ा के लिखा हो, लेकिन रियल में जो यात्रा से हम अनुभव करते हैं ना, उसको वो अधिक महत्वपूर्ण स्रोत मानता था। क्योंकि यात्री जो देखेगा वही तो लिखेगा। तो उसने यात्राएं करने का बहुत शौक था और वो नए नए देशों और लोगों के विषय में जानने के लिए दूर दूर के क्षेत्रों तक गया। 1332 और 33 में भारत के लिए प्रस्थान करने से पहले वह मक्का की तीर्थ यात्राएं और सीरिया, इराक, फारस, यमन, ओमान तथा पूर्वी अफ्रीका के कई तटीय व्यापारिक बंदरगाहों की यात्राएं कर चुका था। यानी उसे यात्राओं का काफ़ी अनुभव था। मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्न बतूता सन 1333 में स्थल मार्ग से सिंध पहुंचा। ये भी डेट याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें कि मध्य एशिया के रास्ते होकर पहुंचा एक तो वो, और दूसरा सन 1333 के अंदर स्थल मार्ग से होते हुए सिंध पहुंचा। सबसे पहले जिस स्थान पर पहुंचा वो था सिंध। फिर उसने दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सुना और कला और साहित्य के एक दयाशील संरक्षक के रूप में उसकी ख्याति से आकर्षित होकर फिर बतूता ने मुल्तान और उच्च के रास्ते होकर दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। यानी पहले सिंध, फिर मुल्तान और उच्च, यहाँ पे कच्छ हो सकता है शायद, उच्च क्या है मैंने कभी पढ़ा नहीं है, इसके रास्ते होकर दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। सुल्तान उसकी विद्वता से प्रभावित हुआ और उसे दिल्ली का काजी और न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। यानी इब्न बतूता जो है, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि किस राजा के दरबार में या किस सुल्तान के दरबार में काजी के पद पर रहा है या फिर किस पद पर रहा है। तो मोहम्मद बिन तुगलक, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में वो दिल्ली का काजी रहा है। ये देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक वंश का जो शासक था उसके दरबार में वह इस पद पर कई वर्षों तक रहा, या फिर उसने फिर विश्वास खो दिया और उसे कारागार में कैद कर दिया गया। बाद में सुल्तान और उसके बीच की गलतफहमी दूर होने के बाद उसे राजकीय सेवा में पुनः स्थापित किया और 1342 में मंगोल शासक के पास सुल्तान के दूत के रूप में उसे चीन जाने का आदेश दिया गया। कई बार आपको कथन के द्वारा या किसी तरह से क्वेश्चन की लैंग्वेज घुमा के ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि इब्न बतूता चीन कब गया, या फिर सुल्तान का राजदूत बन के चीन कब गया, मंगोल शासक के पास कब गया। तो ये 1342 के अंदर गया, हमें याद रखना है। 1333 के अंदर तो वो भारत आया, फिर उसे न्यायाधीश नियुक्त किया गया और फिर कुछ वर्षों बाद ये घटनाएं होने के बाद उसे फिर से वापस सेवा में लाया गया और 1342 में वो मंगोल के शासक के पास सुल्तान के दूत के रूप में चीन गया। अपनी नई नियुक्ति के साथ इब्न बतूता मध्य भारत के रास्ते मालाबार तट की ओर बढ़ा, यानी दक्षिण की ओर बढ़ा मध्य भारत से होते हुए। फिर मालाबार से वह मालदीव गया और वहाँ 18 महीनों तक काजी के पद पर रहा। ये भी क्वेश्चन आपको कई बार देखने को मिल सकता है कि 18 महीनों तक काजी के पद पर कहाँ पे रहा, या मालाबार में वो कितने टाइम तक काजी के पद पर रहा, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर उसे श्रीलंका भी जाने का मौका मिला, यानी मालाबार में 18 महीने काजी रहने के बाद वो श्रीलंका गया। बाद में फिर वो मालाबार तट और मालदीव गया और चीन जाने के अपने कार्य को दोबारा शुरू करने से पहले वो बंगाल और असम भी गया। यानी कितनी घूम के बड़ी यात्रा करके फिर वो चीन पहुंचा होगा। वह जहाज़ से सुमात्रा भी गया और सुमात्रा से एक अन्य जहाज़ से चीनी बंदरगाह नगर जो था जायतुन, जो आज क्वांजू के नाम से जाना जाता है, वहाँ गया। उसने व्यापक रूप से चीन में यात्रा की और वो बीजिंग तक गया, लेकिन वह लंबे समय तक नहीं ठहरा। सॉरी 1347 में उसने वापस घर जाने का निश्चय किया। यानी 42 में वो निकला और इतनी विशाल क्षेत्र की यात्रा करते हुए वहाँ पहुँचा, लेकिन लंबे समय तक नहीं रहा। 47 में उसने वापस घर जाने का निश्चय कर लिया, यानी मोरक्को जहाँ से वो आया था। चीन के विषय में उसके वृत्तांत की तुलना मार्को पोलो, जिसने 13वीं शताब्दी के अंत में वेनिस से चलकर चीन की यात्रा की थी और भारत की भी, उसके वृत्तांत से की जाती। यानी इतिहास में या तो मार्को पोलो है जिसने इतनी लंबी यात्रा की, या फिर उसके बाद इब्न बतूता मोरक्को का जिसने इतनी लंबी यात्रा की, उसकी तुलना उससे की जाती है।
इब्न बतूता ने नवीन संस्कृतियों, लोगों, आस्थाओं, मान्यताओं आदि के विषय में अपने अभिमत को सावधानी और कुशलतापूर्वक दर्ज किया। हमें यह ध्यान में रखना होगा कि यह विश्व यात्री बहुत ही इम्पोर्टेंट इसकी जो उपाधि है, 14वीं शताब्दी में यात्राएं कर रहा था। ये 14वीं शताब्दी थी, जो भी 1300 के सन चल रहे इसको 14वीं शताब्दी बोलते हैं हम। 1300 के बाद जो भी आता है, तो आज की तुलना में यात्रा करना अधिक कठिन और जोखिम भरा था। इब्न बतूता के अनुसार उसने मुल्तान से दिल्ली की यात्रा में 40 और सिंध से दिल्ली की यात्रा में लगभग 50 दिन का समय लगा। यानी जब वो मुल्तान से चला तब दिल्ली पहुंचने में उसे 40 दिन लगे, जबकि जब दिल्ली से सिंध से दिल्ली पहुंचा तो उसे 50 दिन लग गए। दौलताबाद से दिल्ली की दूरी 40, जबकि ग्वालियर से दिल्ली की दूरी 10 दिन में तय की जा सकती थी। यानी पहले जो दूरी है वो दिनों पे चलती थी, क्योंकि ये यात्री पैदल चलते थे या फिर किसी जानवर को साथ लेके, या फिर कभी समुद्र से यात्रा करते थे तो नाव के सहारे। इस तरह से बहुत ही इतना ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन डेवलप नहीं था। तो यहाँ पे हमने क्या कुछ छोड़ दिया है। नाव में यात्री बंगाल के एक मंदिर की मृण मूर्ति कला, यानी बंगाल के एक मंदिर से हमें ये मूर्ति कला मिलती है, जिसमें देखिए नाव के अंदर यात्री सवार हुए दिखाए गए हैं। ये लगभग 17वीं 18वीं शताब्दियों की है। और यहाँ पे ये जो चित्र मिला है हमें, डाकू यात्रियों पर हमला कर रहे हैं, 16वीं शताब्दी का ये एक मुगल चित्र है। यहाँ पे जो है यात्री किया करते थे यात्राएं, जहाँ पे भी अपना पड़ाव डालते थे, डाकू इन पे हमला भी कई बार कर देते थे। कुल मिला के ये बताने की कोशिश हो रही कि यात्रा जो है कितनी कठिन थी उस समय में करनी, फिर भी इन लोगों ने बहुत सी यात्राएं करी हैं। अब देखिए, रीला का एक उद्धरण हमें यहाँ दिया गया है इब्न बतूता की रचना का। एक घोंसले से निकलता पक्षी इसका जो शीर्षक है। यह रीला से लिया गया उद्धरण है। अपने जन्म स्थान तंजौर से मेरा प्रस्थान गुरुवार को हुआ। ये भी कई बार पूछ लेते हैं एग्जामिनर, क्योंकि एनसीईआरटी में सीधा सा दिया हुआ है, तो ये सीधे फैक्ट के रूप में हमें याद करना पड़ेगा। हम सोचते हैं कि कितना डीप क्वेश्चन है, हमें कैसे पता होगा किस वार को रवाना हुआ, क्योंकि एनसीईआरटी ने दे रखा है तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा और याद भी रखना पड़ेगा। ये गुरुवार से वहाँ रवाना हुआ। मैं अकेला ही निकल पड़ा, बिना किसी साथी, बिना किसी यात्री या कारवां के जिसकी टोली में मैं शामिल हो सकूं, लेकिन अपने अंदर एक अधिक प्रभावी आवेग और इन प्रसिद्ध पुण्य स्थानों को देखने की इच्छा जो लंबे समय से मेरे अंतःकरण में थी, इससे प्रभावित होकर इसलिए मैंने अपने प्रियजनों को छोड़ जाने के निश्चय को दृढ़ किया और अपने घर को ऐसे ही छोड़ दिया जैसे पक्षी अपने घोंसले को छोड़ देते हैं। उस समय मेरी उम्र 22 वर्ष थी। ये भी हमें याद रखना होगा कि जब इब्न बतूता मोरक्को से निकला तो उसकी आयु केवल 22 वर्ष थी। गुरुवार को वो निकला और उसकी यात्रा का उद्देश्य यहाँ पे देखिए, प्रसिद्ध पुण्य स्थानों को देखने की उसकी इच्छा थी। वो यात्राएं करने का उससे बड़ा ही शौक था। इस तरह के ऑप्शंस को हमें चूज़ करना है इसके उद्देश्यों को लेके। इब्न बतूता 1354 में घर वापस पहुंचा। हमने देखा अभी कि 47 तक उसने सोच लिया था कि अब मुझे घर वापस जाना है, लेकिन 54 तक वो घर वापस पहुंचा। अपनी यात्रा आरंभ करने के लगभग 30 वर्ष बाद, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कितने वर्ष उसने यात्राएं की, लगभग 30 वर्ष। समझ लीजिए 33 और 34 में निकला, फिर लगभग 30 वर्ष हो गए 54 तक। ये देखिए, ये चित्र हमने देख लिया कि कितनी कठिन यात्राएं होती थी, डाकुओं का सामना करना पड़ता था। और मूर्ति कला जो भी लोग हैं इनको देखते थे यात्रा करते, उन्होंने इनको मूर्तियों में सहेज लिया। एकाकी यात्री लंबी यात्राओं में लुटेरे एकमात्र खतरा नहीं थे। यात्री गृह आतुर हो सकता था, बीमार हो सकता था। यह रियला से लिया गया एक उद्धरण है कि कितनी कठिन यात्राएं होती थी। अपनी पीड़ा यहाँ पे हमें इब्न बतूता बता रहा है कि यात्राएं करना इतना आसान नहीं था। मुझे ज्वर ने जकड़ लिया था और मैंने अपने आप को कमजोरी के कारण गिरने से बचाने के लिए पगड़ी के कपड़े को जीन से बांध लिया। अंततः हम ट्यूनिस शहर पहुंचे। वहां के निवासी शेख और काजी के पुत्र का स्वागत करने के लिए बाहर आए। वे हर ओर एक दूसरे के लिए अभिवादन और प्रश्नों के साथ आगे आए, लेकिन उनमें से किसी ने भी मेरा अभिवादन नहीं किया, क्योंकि वहाँ कोई भी ऐसा नहीं था जिससे मेरा परिचय हो। मैं अपने एकाकीपन में इतना उदास हुआ कि अपनी आंखों में आए आंसुओं को रोक नहीं सका और बहुत रोया।
पर एक तीर्थयात्री मेरी कुंठा का कारण जानकर मेरे पास आया और अभिवादन किया। यानी ये जब किसी के शहर में पहुंचते थे तो जो इनके साथ अन्य यात्री होते थे, अगर किसी से परिचय होता तो लोग उन यात्रियों का क्या करते थे, अभिवादन स्वागत इस तरह से करते थे। लेकिन उनके साथ में जो अनजान लोग होते थे, कई बार उनका अभिवादन न करने के कारण भी उनका दिल भर आता था, या फिर बीमार पड़ जाते थे, या फिर घर की याद आने लगती थी। कई ऐसी कठिनाइयाँ थी जो इनके मार्ग में आती थी। फिर देखिए यहाँ पे हमें एक मैप दिया गया है। अफ़गानिस्तान, सिंध और पंजाब में इब्न बतूता द्वारा भ्रमण किए गए स्थान। कई जगहों के नाम उस तरह से लिखे गए हैं जिस तरह से इब्न बतूता उन्हें जानता होगा। तो चलिए साथियों, आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा हमारा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी बचे हुए टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।